स्टूडेंट्स, केसरिया कंपटीशन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम आपको आपके टेस्ट सीरीज टॉप 20 क्वेश्चन का जो वन शॉट क्वेश्चन का है, इसमें पूरा फुल डिटेल करते हैं। वो वन शॉट क्वेश्चन भले ही लगता है, लीनियर क्वेश्चन भले ही लगता है, लेकिन इसका सॉल्यूशन हम डिटेल देते हैं और सारा सॉल्यूशन एनसीईआरटी बेस्ट रहता है। इसलिए आप लोग के एग्ज़ाम के लिए अभी जो एग्ज़ाम पड़ रहा है रेलवे का या आने वाला जो भी एग्ज़ाम है, चाहे तो वह आने वाला बीएसएससी का एग्ज़ाम हो, बिहार दरोगा का हो, बिहार पुलिस का हो, या जीडी का एग्ज़ाम जो आने वाला वैकेंसीज है, सभी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो ये सभी क्वेश्चन को आप इसमें 20 क्वेश्चन भले ही हम देते हैं, लेकिन इसमें तकरीबन 200 क्वेश्चनों से कम नहीं सॉल्यूशन करते हैं। तो हर एक क्वेश्चन को आप देखने का प्रयास कीजिएगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिएगा चैनल को, ताकि आपके पास वीडियो जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो चलिए केसरिया कंपटीशन क्लास का ये पहला क्वेश्चन हम देखते हैं और इसका सॉल्यूशन करने का कोशिश करते हैं। आप भी अगर संभव है तो निश्चित तौर पर इसमें टाइम देंगे, वीडियो को स्किप करके ना देखेंगे, एक एक वीडियो को देखने का प्रयास करेंगे, एक एक क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे और उसको खुद से भी हल करने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं टॉप 20 वन शॉट क्वेश्चन में, जिसका टारगेट 5000 क्वेश्चन है। रेलवे, एसएससी सीजीएल के लिए हो, बीएसएससी का, बिहार दरोगा का, बिहार पुलिस, जीडी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी है, वो सारे एग्जाम को यह कवर करेगा क्वेश्चन। तो यह सीरीज जो टॉप 20 का है वो 6th सीरीज है, 6वां सीरीज है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन केसरिया कंपटीशन क्लास का। पहला क्वेश्चन है, किसके अभाव में बर्फ पर चलना कठिन होता है? किसके अभाव में बर्फ पर चलना कठिन होता है? तो घर्षण। घर्षण एक ऐसा बल होता है जो गति के विरोध करता है। गति के विरोध करने वाले बल जो कार्य करते हैं उसी को घर्षण कहा जाता है। और इसी का अभाव में, यानी अगर घर्षण न हो सतह पर, तो निश्चित तौर पर चलने में कठिनाई महसूस होती है। जैसे बर्फ पर चलने में हमें कठिनाई महसूस होती है। क्यों? क्योंकि वहां खुरदरे सतह की तुलना में घर्षण का मान कम होता है, इसलिए हमें वहां चलने में कठिनाई होती है। तो हम घर्षण किसे कहेंगे? घर्षण को कैसे परिभाषित करेंगे? कहेंगे कि गति के विरोध करने के लिए एक विशेष प्रकार का बल कार्यरत होता है, जिसे ही हम घर्षण कहते हैं। घर्षण को अगर देखा जाए तो 5 प्रकार का होता है। पहले देख लेते हैं घर्षण का परिभाषा। घर्षण के विरुद्ध बल का कार्य करना ही कहलाता है। गति के विरुद्ध बल जो कार्य करता है उसी को कहा जाता है घर्षण। क्लियर? अगला घर्षण के प्रकार में देख लेते हैं कौन कौन सा प्रकार होता है। पहला प्रकार होता है चरम घर्षण, लिमिटिंग फ्रिक्शन। चरम घर्षण किसे कहेंगे? तो चलने की स्थिति में उत्पन्न की गई घर्षण जो होती है उसे ही कहा जाता है चरम घर्षण। दूसरा चलते हैं स्थैतिक घर्षण। वस्तु के स्थिर अवस्था में रहते हुए उत्पन्न जो घर्षण होता है उसे स्थैतिक घर्षण कहा जाता है। तीसरा आता है, वो होता है गतिक घर्षण। गतिक घर्षण किसे कहेंगे? तो वस्तु के गति के कारण उत्पन्न घर्षण जो होता है उसे गतिक घर्षण कहा जाता है। चौथा जो होता है वह होता है विसर्पी घर्षण, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। विसर्पी घर्षण किसे कहेंगे? तो स्लाइड करते हुए, क्लियर, स्लाइड करते हुए या सरकने या घिसकने की स्थिति में उत्पन्न जो घर्षण होता है उसी को विसर्पी घर्षण कहा जाता है। जबकि 5वां जो होता है लोटनिक घर्षण या रोलिंग फ्रिक्शन, जिसे कहा जाता है लुढ़कने की स्थिति में उत्पन्न फ्रिक्शन जो होता है उसे ही कहा जाता है लोटनिक घर्षण या रोलिंग फ्रिक्शन कहा जाता है। क्लियर? अब घर्षण देखेंगे किन बातों पर निर्भर करता है। सतह पर घर्षण जो होता है वह किन बातों पर निर्भर करता है? तो पहली बात होता है कि सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। किन किन बातों पर?
सतह की प्रकृति पर, सतह का प्रकृति कैसा है, चिकना है या खुरदरा है, इस पर निर्भर करता है कि घर्षण उस पर कितना होगा, कितना घर्षण नहीं होगा। दूसरी बात, सतह का अभिलंब बल पर यानी नॉर्मल फोर्स पर, उस पर बल कितना लग रहा है, अभिलंब लंबवत कितना बल उस पर लग रहा है, उस पर भी घर्षण निर्भर करता है। क्लियर? दो बातों पर निर्भर करता है घर्षण, पहला सतह की प्रकृति पर और दूसरा जो होता है वह अभिलंब बल पर निर्भर करता है। चलते हैं, देख लेते हैं नोट में थोड़ा सा। अभिलंब बल का मान अगर देखा जाए तो घर्षण का मान बढ़ता है। अगर अभिलंब बल का मान बढ़ा देंगे तो घर्षण बल का मान भी बढ़ जाता है, यानी अभिलंब का मान बढ़ाने पर घर्षण का मान भी बढ़ जाता है, अर्थात दोनों के बीच समानुपाती का संबंध होता है। इसी को अगर हम फॉर्मेटिकली ढंग से देखते हैं, फॉर्मूला के आधार पर देखते हैं, तो हम कह सकते हैं कि F इजकल टू म्यू इंटू आर होता है, जहां F बराबर होता है क्या, जहां F बराबर होता है फ्रिक्शन फोर्स, म्यू बराबर होता है फ्रिक्शन कांस्टेंट। फ्रिक्शन फोर्स का मतलब घर्षण बल, घर्षण बल होता है। फ्रिक्शन कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, घर्षण नियतांक। और तीसरा जो होता है वह आर जो आपको दर्शाया गया है वो नॉर्मल फोर्स होता है। क्लियर? जिसे हम लोग अभिलंब बल के रूप में इंडिकेट करते हैं, अभिलंब बल। क्लियर है? आर यानी नॉर्मल फोर्स होता है, तो फ्रिक्शन फोर्स, म्यू होता है फ्रिक्शन कांस्टेंट और आर होता है नॉर्मल फोर्स। इन बातों पर ही निर्भर करता है, यानी एफ यानी फ्रिक्शन जो होता है और आर, इन दोनों के बीच समानुपाती का संबंध होता है, क्योंकि पहले ही बता चुके अभिलंब बल का मान बढ़ाने पर घर्षण का मान भी बढ़ जाता है, अर्थात दोनों के बीच समानुपाती का संबंध होता है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी स्लाइडिंग में बता रहे हैं, एक एक क्वेश्चन को देखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। किस राष्ट्रपति की मृत्यु सर्वप्रथम अपने कार्यकाल में हो गई थी? तो भारत के दो ही ऐसे राष्ट्रपति हुए जिनके मृत्यु उनके कार्यकाल में ही हो गई थी। पहला डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो भारत के तीसरे राष्ट्रपति और पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, तीसरे क्रम में राष्ट्रपति थे और पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। कार्यकाल में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका कार्यकाल 1967 ईस्वी से लेकर 1969 ईस्वी तक 2 साल का कार्यकाल रहा था और कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। दूसरे राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। क्लियर? फखरुद्दीन अली अहमद दूसरे राष्ट्रपति, 1974 से 1977 तक इनका कार्यकाल रहा था। इनकी भी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गई थी। तो 2 राष्ट्रपति ऐसे रहे जिनका कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। फखरुद्दीन अली अहमद भारत के 5वें राष्ट्रपति एवं दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति थे। क्लियर? तो ये इसको याद रखने के लिए क्या कहेंगे, जो कार्यकाल में मृत्यु हो गई, जकीरा फकीरा, जकरीदून अली अहमद डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। देख लेते हैं क्वेश्चन को, आंसर को। पहला जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन को भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। इनका कार्यकाल की बात करते हैं तो 13 मई 1967 से लेकर 3 मई 1969, 13 मई 1967 से लेकर 3 मई 1969 तक इनका कार्यकाल रहा था। दूसरी बात, भारत के तीसरे एवं प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। दूसरी बात, भारत रत्न से सम्मानित, कब इनको भारत रत्न दिया गया? 1963 ईस्वी में डॉक्टर जाकिर हुसैन को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति भी थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति थे। इनका उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 1962 ईस्वी से लेकर 1967 ईस्वी तक रहा था। 1962 से लेकर 1967 ईस्वी तक रहा था। क्लियर है? दूसरा राष्ट्रपति देख लेते हैं, फखरुद्दीन अली अहमद, दूसरे राष्ट्रपति भारत के, जिनके कार्यकाल में मृत्यु हो गई थी और यह दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति भी थे। देख लेते हैं इनका कार्यकाल 14 अगस्त 1974 से लेकर 11 फरवरी 1977 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा था। भारत के 5वें राष्ट्रपति
और दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते हैं फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने पहली बार भारत में अशांति का हवाला देते हुए, इंदिरा गांधी के सरकार में भारत में अशांति का हवाला देते हुए राष्ट्रपति थे और अशांति का हवाला देते हुए आपातकाल लगाया था और उन पर हस्ताक्षर फखरुद्दीन अली अहमद के द्वारा किया गया था। तो क्वेश्चन अगर आपसे इस प्रारूप में भी पूछता है कि कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने भारत में आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल पर हस्ताक्षर किया था, तो फखरुद्दीन अली अहमद जो थे उन्होंने आपातकाल के दौरान, कौन सा आपातकाल, आंतरिक अशांति का हवाला देते हुए जो आपातकाल लगाया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा, उस पर हस्ताक्षर करने वाले फखरुद्दीन अली अहमद ही थे। देख लेते हैं राष्ट्रपति से संबंधित प्रमुख कुछ अनुच्छेद को देख लेते हैं। तो अनुच्छेद में याद रखते हैं राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद को कहते हैं पकानी कोका द्वयोदशम। पकानी कोका द्वयोदशम, प से राष्ट्रपति का एक पद होना चाहिए। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 52 में। दूसरी बात, राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है, राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रधान होते हैं। कार्यपालिका के प्रधान अनुच्छेद 53 में। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की चर्चा अनुच्छेद 54 में। राष्ट्रपति के कोटा की चर्चा अनुच्छेद 55 में। राष्ट्रपति के कार्यकाल की चर्चा, इनका कार्यकाल 5 साल का होता है, इसकी चर्चा अनुच्छेद 56 में किया गया है। दोबारा वही राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित हो सकते हैं, इसकी चर्चा अनुच्छेद 57 में। राष्ट्रपति की योग्यता की चर्चा 58 में। राष्ट्रपति के दशाओं की चर्चा, की संविधान में इनकी क्या दशाएं हैं, इनकी चर्चा 59 अनुच्छेद में। और शपथ की चर्चा राष्ट्रपति का अनुच्छेद 60 में और राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा अनुच्छेद 61 में किया गया है। क्लियर? आगे देख लेते हैं। सभी राष्ट्रपति, भारत के जितने भी राष्ट्रपति अभी तक हुए, उनका फोटो आप देख सकते हैं और उनका कार्यकाल आप आराम से यहां पे देख सकते हैं। क्लियर? वर्तमान भारत के अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, वर्तमान राष्ट्रपति, नव निर्वाचित राष्ट्रपति। उनके पहले रामनाथ कोविंद रहे थे। आगे देखते हैं किसका सामान्य नाम निकुलियन होता है। तो निकुलियन परमाणु में पाए जाते हैं। परमाणु में 3 कण पाया जाता है। परमाणु जो होते हैं वो 3 कणों से मिलकर बना होता है एक्चुअली में। क्लियर? पहला जो होता है 2 गो परमाणु के भीतर पाया जाता है और एक परमाणु के बाह्यतम कक्षा में चक्कर लगाया हुआ रहता है। तो जो अंदर पाया जाता है, न्यूक्लियस के भीतर पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, उसे निकुलियन कहा जाता है। क्लियर? और न्यूक्लियस के आसपास जो पाया जाता है वो न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है। क्लियर? देख लेते हैं इसको फिगर के माध्यम से। न्यूक्लियस जो होता है वह इतना, ये जो देख रहे हैं वो न्यूक्लियस है। क्लियर? ये बाउंड्री न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के भीतर पाया गया प्रोटॉन, रेड कलर में प्रोटॉन को देख रहे हैं, और न्यूट्रॉन जो येलो कलर में आप देख रहे हैं। जबकि बाह्यतम कक्षा में चक्कर लगाया हुआ न्यूक्लियस के बाहर जो है वह इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? तो न्यूक्लियंस जो होगा यही 2 कण होता है, प्रोटॉन्स होता है और न्यूट्रॉन्स को कहा जाता है निकुलियन। क्लियर? अब देखेंगे बारी बारी से। प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा किया गया? प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन नामक विद्वान के द्वारा 1886 ईस्वी में किया गया था। लेकिन प्रोटॉन के बारे में कुछ विशेष प्रकार की जानकारी उन्होंने प्रस्तुत नहीं किया था। बाद में रदरफोर्ड नामक विद्वान ने नाभिकीय सिद्धांत प्रस्तुत किया और उसमें उन्होंने प्रोटॉन का नामकरण किया और नाम उसका दिया प्रोटॉन। क्लियर? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉम्पसन नामक विद्वान के द्वारा और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक नामक विद्वान के द्वारा किया गया था। देख लेंगे, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया और इलेक्ट्रॉन की खोज थॉम्पसन नामक विद्वान के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, किसने सत्याश्रय और श्री पृथ्वी बल्लभ उपाधियां धारण की थी? तो देख लेते हैं देख लेते हैं कौन सा शासक था जिन्होंने ये 2 उपाधियां धारण किया था। क्लियर? कौन सा 2 शासक था जिन्होंने सत्याश्रय एवं श्री पृथ्वी बल्लभ नामक उपाधियां को धारण किया था? तो वो शासक था पुलकेशिन द्वितीय। अब पुलकेशिन द्वितीय जो था, पहले सुन लेंगे, सारा
कंटेंट लिखा हुआ, सारा कंटेंट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा स्लाइड के रूप में। पुलकेशिन द्वितीय वातापी के चालुक्य वंशीय सबसे प्रतापी शासक था। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में अगर यदि जो जानना है तो ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख से इनकी जानकारी मिलती है। पुलकेशिन द्वितीय के जिनकी रचना, ऐहोल प्रशस्ति लेख की रचना पुलकेशिन द्वितीय के राजकवि रवि कृति के द्वारा किया गया था। क्लियर। पुलकेशिन द्वितीय से ही एक स्तंभ लेख भी जुड़ा हुआ है, महाकूट स्तंभ लेख। इससे जानकारी मिलती है कि पुलकेशिन द्वितीय ने अग्नियोष्टम यज्ञ भी करवाया था। इसके अलावा जानेंगे तो जिनेंद्र का मेगुती मंदिर का निर्माण भी पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। इसके अलावा देखेंगे पुलकेशिन द्वितीय एवं वर्धन वंश के शासक हर्षवर्धन के बीच नर्मदा नदी के तट पर 618 ईस्वी में युद्ध हुआ था, जिसमें हर्षवर्धन की हार हो गई थी और पुलकेशिन द्वितीय जीत गया था, जिसके पश्चात पुलकेशिन द्वितीय ने परमेश्वर की उपाधि धारण किया था। हालांकि पुलकेशिन द्वितीय ने महापथेश्वर की उपाधि भी धारण किया था। क्लियर। इसके अलावा 642 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय एवं पल्लव वंशीय शासक नरसिंह वर्मन प्रथम के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें 642 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय हार गया था और नरसिंह वर्मन प्रथम जीत गया था। जीतने के पश्चात नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कोंड की उपाधि भी धारण किया था। ये सारा कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। देखेंगे पुलकेशिन द्वितीय वातापी के चालुक्य वंशीय शासक था और यह चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक था। क्लियर। सबसे प्रतापी शासक था। हमने आपको कहा महाकूट स्तंभ लेख किससे संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। महाकूट स्तंभ लेख पुलकेशिन द्वितीय से है और इसमें पता लगता है कि इन्होंने बहुसुवर्ण और अग्नियोष्टम यज्ञ भी संपन्न करवाया था। इसके अलावा जिनेंद्र का मेगुती मंदिर का निर्माण पुलकेशिन द्वितीय ने करवाया। हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर 618 ईस्वी में हरा दिया था। 618 ईस्वी में हर्षवर्धन को, जो वर्धन वंशीय शासक था, इसको नर्मदा नदी के तट पर हराकर पुलकेशिन द्वितीय ने परमेश्वर की उपाधि धारण किया। अगला है पुलकेशिन द्वितीय को दक्षिणा पथेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने यह उपाधि भी धारण किया था। अगला है ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। इस ऐहोल अभिलेख की रचना रवि कृति के द्वारा किया गया था। अगला है इसे पल्लव वंशीय शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने 642 ईस्वी में हराया तथा वातापी कोंड की उपाधि धारण किया। वातापी जो राजधानी थी पुलकेशिन द्वितीय को, तो वातापी वंश के शासक को हराया, जिसके अब कोंड का मतलब होता है विजेता। कोंड का मतलब विजेता, तो वातापी कोंड का मतलब वातापी वंशीय शासक जो वातापी राजधानी थी उसको हरा के उसके शासक को जीता, तो वातापी कोंड की उपाधि धारण किया था। क्लियर। देखेंगे फिगर में आप देख रहे होंगे, ये फिगर में जो आप देख रहे हैं पुलकेशिन द्वितीय राजाश्रय के दौरान जिस समय राजगद्दी पर बैठे हुए थे, बाकी सभी सेनापति और उसके सहयोगी सभी। चलिए आगे चलते हैं। पृथ्वी की किस परत का निर्माण सिलिका एवं एल्यूमिना से हुआ है? तो हमारे पृथ्वी के आंतरिक परत को 3 भाग में, ध्यान से सुनेंगे, हमारे पृथ्वी के आंतरिक परत को 3 भाग में बांटा गया है। क्लियर। अब यह 3 भाग में बांटा किसने रासायनिक दृष्टिकोण से? कहेंगे कि पृथ्वी को रासायनिक दृष्टिकोण से 3 भाग में बांटा एडवर्ड श्वेस नामक विद्वान ने। एडवर्ड श्वेस नामक विद्वान ने इसे 3 रूपों में बांटा, जिसे सियाल, सीमा और नीफे कहा जाता है। सियाल, सीमा और नीफे कहा जाता है। सियाल जो होता है वह सिलिकॉन और एल्यूमिनियम का बना हुआ होता है परत। क्लियर। दूसरा आता है सीमा, यानी सिलिकॉन और मैग्नीशियम से मिलकर बना हुआ परत, जो पृथ्वी का दूसरा परत होता है उसको कहते हैं सीमा, यानी सिलिकॉन और मैग्नीशियम का बना होता है। तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम का बना हुआ 2 परत होता है। तीसरा पृथ्वी का सबसे आंतरिक परत जो होता है रासायनिक दृष्टिकोण से, वह होता है नीफे। क्लियर। और यह नीफे जो होता है वह निकेल एवं फेरस जैसे भारी धातु से मिलकर बना हुआ होता है। क्लियर। निकेल और फेरस यानी आयरन से मिलकर बना हुआ होता है।
अब सवाल आपसे क्या पूछेगा, सवाल आपसे पूछता है कि पृथ्वी का रासायनिक दृष्टिकोण से सबसे ऊपर का परत कौन सा होता है, तो कहेंगे सियाल होता है। दूसरा कौन होता है, बीच का परत सियाल सीमा होता है। और तीसरा कौन सा होता है, सबसे आंतरिक परत कौन सा पृथ्वी का होता है रासायनिक दृष्टिकोण से, नीफे होता है। अब देखेंगे इस सियाल का संबंध जो होता है, पहले परत का जो संबंध होता है वो ज्वालामुखी के समय निकलने वाला मैग्मा जो होता है, ज्वालामुखी के समय मैग्मा निकलता है। क्लियर, ज्वालामुखी के समय मैग्मा निकलता है और यह जो मैग्मा का संबंध होता है वह पहले परत सियाल से होता है। दूसरा जो होता है सिलिकॉन और मैग्नीशियम जैसे धातु की अधिकता पाई जाती है दूसरे परत में, यानी बीच वाला परत में। इसका संबंध भी बहुत हद तक ज्वालामुखी से निकलने वाला मैग्मा से ही संबंध होता है। जबकि तीसरा और आंतरिक परत जो पृथ्वी का होता है रासायनिक दृष्टिकोण से, यह निकेल एवं फेरस यानी आयरन जैसे भारी धातु से मिलकर बना हुआ था। सवाल आपसे पूछता है पृथ्वी का सबसे आंतरिक परत जो होता है वह किस भारी धातु से मिलकर बना होता है, तो निकेल एवं फेरस यानी आयरन से मिलकर बना हुआ होता है। क्लियर, अब इसी को आधुनिक वैज्ञानिकों ने क्रस्ट, मेंटल एवं कोर, क्रस्ट, मेंटल एवं कोर के रूप में परिभाषित किया। सबसे ऊपर का परत क्रस्ट, बीच का मेंटल और सबसे भीतर का परत जो होता है वो कोर होता है। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। मानव शरीर की सबसे व्यस्त अंग कौन सा होता है, हृदय, हार्ट। क्यों भाई, क्योंकि हार्ट जो होता है एक परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम का अंग होता है और इस हार्ट में 4 पार्ट पाया जाता है। हार्ट 4 भाग में बटा होता है, चारों का अलग अलग काम होता है। क्लियर, दाएं अलिंद, बाएं अलिंद, दाएं निलय, बाएं निलय, अंग्रेजी में कहेंगे राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल के रूप में हमारा हृदय बता हुआ होता है। और इन सभी का काम परिसंचरण से संबंधित होता है। देख लेंगे हृदय में क्या होता है कि हमारे शरीर का यह मांसल शंक्वाकार अंग होता है। मांसल अंग यानी मसल्स वाला अंग होता है और शंक्वाकार शंकु के आकार का अंग होता है। दूसरी बात, यह पसलियों के नीचे और फेफड़ों के बीच में पाया जाता है। पसली जो होता है, रिब्स जो होता है हमारा, उसके और फेफड़ा, क्लियर, उसके बीच में पाया जाने वाला यह हृदय हार्ट होता है। तीसरा जो होता है हृदय झिल्ली, जिसे हृदयावरण पेरिकार्डियम में यह सुरक्षित होता है, जो हमारे हृदय को बाहरी आघातों से रक्षा करता है। इस हृदयावरण में हृदयावरण द्रव्य पाया जाता है। क्लियर, हृदयावरण द्रव्य पाया जाता है इसमें, जिसी के माध्यम से यह, जिसे कहते हैं पेरिकार्डियम फ्लूइड, इसमें जो फ्लूइड पाया जाता है वह पेरिकार्डियम फ्लूइड होता है। इसी पेरिकार्डियम फ्लूइड के द्वारा बाहरी आघात से जो रक्षा करने का काम होता है हमारे हृदय का, इसी के माध्यम से होता है। क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि हमारा हृदय जिससे ढका हुआ होता है, जिससे कवर किया हुआ होता है या जिसमें होता है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसको कहते हैं हृदयावरण कहा जाता है, पेरिकार्डियम कहा जाता है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है दाएं और बाएं भाग सेप्टम के माध्यम से अलग होता है। हृदय हमने बताया कि 4 चैम्बर में बटा हुआ होता है, दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय। तो दायां अलिंद और दायां निलय एवं बायां अलिंद और बायां निलय 2 भागों में बटा हुआ होता है और वह 2 भागों में उसे बांटने का काम, यानी दाएं पार्ट को और बाएं पार्ट को बांटने का काम सेप्टम के द्वारा किया जाता है। अगला पॉइंट है, आ जाइए। एक धड़कन में अगर हृदय एक धड़कन पूरा करता है, यानी एक धड़कन कहने का मतलब होता है एक सिस्टोलिक और एक डायस्टोलिक। क्लियर, तो एक सिस्टोलिक और एक डायस्टोलिक मिला के एक धड़कन होता है, धड़कता है एक बार। तो एक धड़कन में 70 मिलीलीटर रक्त हमारे शरीर में पंप हो जाता है, सर्कुलेट हो जाता है।
अगला है हृदय धड़कन मापक यंत्र जो होता है, हृदय के धड़कन को मापने वाला जो यंत्र होता है, मशीन होता है, उसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहा जाता है। और इस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के द्वारा जो हृदय की धड़कन का मापन किया जाता है उसको प्रदर्शित किया जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी के द्वारा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी के रूप में, ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी के रूप में व्यक्त किया जाता है। क्लियर। अगला है हृदय हमारा 1 मिनट में 5 लीटर रक्त पंप कर जाता है, यानी सर्कुलेट पूरे बॉडी में 1 मिनट में कर जाता है। और 1 मिनट में हमारा हृदय कितना बार धड़कता है? 72 बार, 72 बार धड़क जाता है। क्लियर। और एक बार धड़कने से 70 मिलीलीटर रक्त पंप कर जाता है। क्लियर। अब देख लेते हैं हृदय को थोड़ा सा फिगर के रूप में। ये देखिए हमारा हृदय है, हमारे बॉडी का हृदय देख रहे होंगे। राइट ऑरिकल राइट साइड में है और राइट वेंट्रिकल जो है वह नीचे पाया जाता है। ऑरिकल ऊपर होता है, वेंट्रिकल नीचे होता है। क्लियर। ऑरिकल जो होता है उसे अलिंद कहा जाता है और वेंट्रिकल को हिंदी में नीलय के रूप में जाना जाता है। तो अलिंद ऊपर होता है और नीलय नीचे होता है। नामों से स्पष्ट है, अ से अलिंद, अ से ऊपर, नीलय से नीचे। तो अलिंद ऊपर और नीलय नीचे। अब उसी में दायां अलिंद है तो दाएं साइड में, बायां अलिंद है तो बाएं साइड में, दायां नीलय है तो दाएं साइड में, बायां नीलय है तो बाएं साइड में। इन दोनों को अलग करने का काम जो करता है वह सेप्टम के द्वारा करता है, पहले ही बता चुके हैं। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेबीज का टीका किसने बनाया था? रेबीज के टीके की खोज लुईस पाश्चर नामक विद्वान के द्वारा किया गया था। देखेंगे पहले रेबीज के बारे में समझेंगे। रेबीज क्या होता है? तो रेबीज रैबिडो वायरस यानी एक वायरल संक्रमण डिजीज होता है। रेबीज रैबिडो वायरस के कारण यह रोग हो जाता है। देखेंगे रेबिडो वायरस के कारण यह रोग उत्पन्न हो जाता है। तो पहली बात तो कि यह वायरल डिजीज है। क्लियर। यह वायरल डिजीज होता है, रेबिडो वायरस के कारण होता है। अब इस रेबिडो वायरस की खोज किसके द्वारा किया गया? जॉर्ज गॉडफ्राइड जिंके के द्वारा किया गया था। इस रेबिडो वायरस की खोज, रेबिडो वायरस की खोज जॉर्ज गॉडफ्राइड जिंके नामक विद्वान के द्वारा किया गया था। आ जाइए जी अगला स्लाइड, ये रहा आपके सामने। दूसरी बात, इस रेबीज के टीके की खोज लुईस पाश्चर जो फ्रांस के विद्वान थे, लुईस पाश्चर के द्वारा 6 जुलाई 1885 ईस्वी को किया गया था। क्लियर। 1885 ईस्वी को। अगला स्लाइड में देखेंगे पहला टीका जो इस लुईस पाश्चर ने जो टीका बनाया वह पहला टीका जोसेफ मिस्टर को प्रदान किया गया था। जोसेफ मिस्टर को यह टीका दिया गया था और यह टीका काफी कारगर साबित हुआ। क्लियर। काफी सक्सेसफुल साबित हुआ था। अगला है एंटी रेबीज। जब रेबीज हो जाता है डिजीज, जब रेबीज वायरल डिजीज हो जाएगा रेबीज, तो उसके लिए एंटी रेबीज का टीका दिया जाता है या इसी को अलार्क निरोधी वैक्सीन कहा जाता है। अलार्क निरोधी वैक्सीन, इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। एंटी रेबीज जो होता है उसको अलार्क निरोधी वैक्सीन किसमें दिया जाता है? क्वेश्चन पूछेगा। अलार्क निरोधी वैक्सीन होता है किसके लिए? तो रेबीज के टीके की जगह पर इसका यूज किया जाता है, यानी रेबीज के टीके के रूप में अलार्क निरोधी वैक्सीन या एंटी रेबीज का टीका दिया जाता है। और यह टीका जो होता है वो 72 घंटे, अगर कोई जानवर आपको काट लिया है तो रेबीज ना हो इसके लिए, यह काट लिया है तो 72 घंटे के अंदर यह टीका प्रदान कर दिया जाता है, दे दिया जाता है इंजेक्शन के माध्यम से। क्लियर। आगे यह रेबीज जो होता है वह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर देता है, हमारे शरीर के तंत्रिका तंत्र को, मस्तिष्क को प्रभावित करता है। और अगला पॉइंट है विश्व रेबीज दिवस, सबसे इंपॉर्टेंट। विश्व रेबीज दिवस याद रखेंगे 28 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व रेबीज दिवस, वर्ल्ड रेबीज डे 28 सितंबर को मनाया जाता है। कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट रेबीज के बारे में देखेंगे। रेबीज पहली डोज कब दिया जाएगा? संक्रमण के बाद यह डोज दी जाती है कितना घंटा के अंदर? 72 घंटा के अंदर दिया जाता है। क्लियर। 72 घंटा के अंदर संक्रमण के
बाद यह डोज दी जाती है। दूसरा डोज कब दिया जाता है? पहली डोज जब पड़ेगा उसके 7 दिनों के बाद ही दूसरी डोज दे दी जाती है, और तीसरी डोज 21 और 28 दिनों के बीच में कभी भी दिया जा सकता है, तीसरी डोज। तो 3 डोज रेबीज के टीके के लिए दिया जाता है। अगला है, इनके काटने से फैलता है। किसके किसके काटने से? कुत्ता काट लिया, संक्रमित कुत्ता जिसमें रैबिडो वायरस है, वो ऐसे नहीं किसी भी कुत्ते को काट लेने से, नहीं, वो कुत्ता जिसमें रैबिडो वायरस मौजूद है, जिसमें पागलपन का गुण मौजूद है, जिसमें यह रैबिडो वायरस पाया गया कुत्ता, वैसा कुत्ता जिसमें रैबिडो वायरस पाया गया, वह कुत्ता आपको काट लिया, वो बंदर आपको काट लिया, लोमड़ी काटने से, चूहा के काटने से, भालू के काटने से और खरगोश के काटने से। इतने जानवर, जब आपको संक्रमित जानवर जिसमें रैबिडो वायरस मौजूद है वो अगर आपको काटता है तो आपको रेबीज होने की संभावना बढ़ती है, या रेबीज होने की संभावना बन जाती है। क्लियर? अगला देखते हैं, सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति को सुशोभित करने वाले व्यक्ति कौन थे? सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति कौन थे? आप देखेंगे वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। द्रौपदी मुर्मू को अगर न शामिल किया जाए तो KR नारायणन जो थे वह सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे जिन्होंने राष्ट्रपति के पद को सुशोभित किया था। लेकिन चूंकि अब वर्तमान समय के अनुसार अगर यदि जो हम कहेंगे तो कहेंगे हैं या थे भी याद रखेंगे तो कोई बात नहीं। अगला देखेंगे, सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति वर्तमान समय के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, नव निर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, 64 वर्ष 1 महीना और 8 दिन इनका, जिस समय ये 25 जुलाई को अपना शपथ ग्रहण किए थे तो इनका 64 वर्ष 1 माह और 8 दिन थे। इनके पहले जो राष्ट्रपति जो कम समय के थे वह थे नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी। इससे पहले द्रौपदी मुर्मू से पहले 64 वर्ष 2 महीना और 6 दिन का कार्यकाल रहा था। आगे है, सबसे अधिक उम्र वाले राष्ट्रपति, सबसे अधिक उम्र वाले राष्ट्रपति KR नारायणन थे जो 76 साल और 9 महीना में पद ग्रहण किए थे, यानी शपथ ग्रहण किए थे राष्ट्रपति के लिए। अगला देखेंगे पॉइंट को, सबसे कम समय तक राष्ट्रपति, दोनों चीज आपका हो गया। सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, इसके पहले नीलम संजीव रेड्डी थे। सबसे अधिक उम्र के राष्ट्रपति KR नारायणन 76 साल और 9 महीना के थे। सबसे कम समय तक राष्ट्रपति रहे डॉक्टर जाकिर हुसैन, मात्र 2 साल का, 1967 से लेकर 1969 तक इनका कार्यकाल रहा था। क्लियर? 13 मई 1967 से लेकर 3 मई 1969 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा था। अगला है, सबसे अधिक समय तक राष्ट्रपति रहे, 50 से लेकर 62 तक रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर? 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि किसके किसके बीच हुई थी? तो पुरंदर की संधि सवाई जयसिंह के द्वारा, सवाई जयसिंह एवं मराठा शासक शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुई थी। देख लेंगे, मुगल सेनापति राजपूत शासक जयसिंह प्रथम और मराठा शासक शिवाजी के बीच यह संधि हुई थी, पुरंदर की संधि थी। 11 जून 1665 ईस्वी को यह संधि हुई थी। इस टर्म को याद रखेंगे, 11 जून 1665 ईस्वी को हुई थी संधि। देखेंगे ये संधि के कुछ फिगर्स आपको दिखाया गया है। ये आपको जयसिंह दिख रहे हैं और इधर शिवाजी दिख रहे हैं। दोनों के बीच संधि पर हस्ताक्षर 11 जून 1665 ईस्वी को हुआ था, जिसे पुरंदर की संधि कहा जाता है क्योंकि पुरंदर नामक स्थान पर हुआ था। अगला है, सम्राट अकबर द्वारा किसे जरी कलम एवं सीरी कलम की उपाधि प्रदान किया गया था? जरी कलम की उपाधि अब्दुसमद को और सीरी कलम की उपाधि अकबर। देखेंगे, अकबर 1565 ईस्वी से लेकर अकबर 1556 ईस्वी तक से लेकर 1605 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा था। अकबर मुगल शासक था, मुगल शासक अकबर। क्लियर? अब देखेंगे अकबर का जन्म कब हुआ? 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अकबर का जन्म हुआ। दूसरी बात, इनके माता का नाम हमीदा बानो बेगम और इनके पिता हुमायूं थे। अगला है, बचपन का नाम अकबर का जलाल था। अकबर है शिक्षक, अकबर के शिक्षक की बात किया जाए, टीचर्स
गुरु की बात किया जाए तो अब्दुल लतीफ ईरानी विद्वान थे। संरक्षक इनके कौन रहे? बैरम खान, जो 1556 ईस्वी में महज 14 साल की उम्र में अकबर जब मुगल सत्ता पर आसीन हुए उस समय इनका संरक्षण बैरम खां इनके संरक्षक थे, और इस बैरम खां को खानी बाबा के नाम से भी जाना जाता है। ब्रैकेट में लिखा हुआ खानी बाबा। अगला है, पूरा नाम अगर देखा जाए अकबर का, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी के नाम से जाने जाते हैं। अकबर के द्वारा दिया गया उपाधि, कौन कौन से उपाधि किन्हें किन्हें दिया गया था, कुछ उपाधियों को देख लेते हैं। तो अब्दुल समद को सीरी कलम की उपाधि दिया गया। दूसरी बात, मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जड़ी कलम, आप जड़ी से याद रखेंगे कश्मीर, कश्मीर में जड़ी बूटी पाया जाता है, तो मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जड़ी कलम की उपाधि प्रदान किया गया था, जबकि अब्दुल समद को सीरी कलम की उपाधि दी गई थी अकबर के द्वारा। सभी अकबर के द्वारा दिया गया उपाधि है। अगला है, जैन आचार्य हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि अकबर ने प्रदान किया। अगला है, तानसेन को कंठभरण वाणी विलास की उपाधि अकबर ने प्रदान किया। अगला है, भगवान दास को, जो अकबर के नवरत्नों में शामिल थे, भगवान दास को अमीर उल उमरा की उपाधि अकबर ने प्रदान किया। अगला है, बीरबल को कवि प्रिय की उपाधि भी अकबर ने ही प्रदान किया था, जबकि नरहरि को महापात्र की उपाधि अकबर के द्वारा ही प्रदान किया गया था। क्लियर? अकबर अकबर मुगल काल के ऐसे शासक थे जिनके दरबार में नवरत्न रहते थे। क्लियर? नवरत्न रहते थे। नवरत्न के रूप में कौन कौन जाने जाते हैं? बीरबल, अबुल फजल, टोडरमल, भगवान दास, मानसिंह, तानसेन, अबुल रहीम खान खाना, मुल्ला दो प्याजा और हकीम हुकाम, ये सभी अकबर के दरबार के नवरत्न हुआ करते थे। पूरे भारतीय इतिहास में दो ही ऐसे शासक हुए जिनके दरबार में नवरत्न रहते थे, एक चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में, तथा दूसरा अकबर के दरबार में। चलिए देखते हैं अगला। ये रहा अकबर का फिगर। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोसिता हमारा, यह किसका कथन है? मोहम्मद इकबाल का कथन है। तराना ए हिंद, जिसे सारे जहां से, इसका बोल क्या है? तराना ए हिंद का बोल क्या है? सारे जहां से अच्छा है हिंदोसिता हमारा, किसका कथन है? मोहम्मद इकबाल का। अगला है, इकबाल ए लाहौर के नाम से जाने जाते हैं, मोहम्मद इकबाल। क्वेश्चन कभी भी पूछेगा, इस सब क्वेश्चन को बीपीएससी या बीएसएससी में बिहार दरोगा में पूछने की संभावना ज्यादा रहता है। मोहम्मद इकबाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इकबाल ए लाहौर के नाम से मोहम्मद इकबाल को जाना जाता है। देखेंगे मोहम्मद इकबाल का फिगर। कौन सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय राजा था? तो देखेंगे सहायक संधि को किसने लागू किया था? सहायक संधि को लागू करने वाला भारत में लॉर्ड वेलेस्ली था। 1798 ईस्वी में सहायक संधि को लागू किया गया था, और सहायक संधि भारतीय रियासत को अंग्रेजी राज्य में मिलाने की एक रणनीति थी। सहायक संधि का पहली बार प्रयोग फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के द्वारा किया गया था, लेकिन भारत में इसको लागू करने का श्रेय लॉर्ड वेलेस्ली को दिया जाता है, जो 1798 ईस्वी में लागू किया था। और सबसे पहला शासक हैदराबाद का निजाम था, जिन्होंने सहायक संधि को स्वीकार किया था 1798 ईस्वी में। देख लेते हैं बारी बारी से। सहायक संधि, सब्सिडियरी अलायंस, जनक इसके कौन थे? फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले थे, लेकिन भारत में इसका पहला प्रयोग या लागू करने का श्रेय लॉर्ड वेलेस्ली को जाता है। और लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत में अंग्रेजी राज्य का विस्तार करने के लिए और भारतीय रियासत को अंग्रेजी राज्य में शामिल करने के लिए यह एक रणनीति अपनाया था लॉर्ड वेलेस्ली ने, जो 1798 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय रियासत के बीच में यह संधि हुआ था, जिसमें भारतीय रियासत को ईस्ट इंडिया कंपनी में मिलाने की रणनीतिक संधि थी। क्लियर? अब देखते हैं सहायक संधि अपनाने वाले भारतीय राज्य। पहला राज्य हैदराबाद का निजाम था। 1798 ईस्वी में हैदराबाद ने सहायक संधि को सबसे पहला रियासत हैदराबाद, दूसरा मैसूर 1799 ईस्वी में, तंजौर 1799 ईस्वी में, अवध 1801 ईस्वी में, पेशवा 1802 ईस्वी में,
बरार और भोसले 1803 ईस्वी में, सिंधिया 1804 ईस्वी में। इसके अलावा जोधपुर, जयपुर, मछेड़ी, बूंदी, भरतपुर, ये सभी राज्य जो थे वो सहायक संधि को स्वीकार किए थे। लेकिन ऐसे भी रियासत थे जो सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। तो याद रखेंगे, सहायक संधि नहीं स्वीकार करने वाला भारतीय रियासत इंदौर था, और यह इंदौर के होलकर ने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। तो नहीं वाला निश्चित तौर पर याद रखेंगे। क्लियर। पहला हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, बरार, भोसले, सिंधिया, जोधपुर, जयपुर, मछेड़ी, बूंदी और भरतपुर था। देखते हैं भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है। तो भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1963 ईस्वी में किया गया था। यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत शामिल किया जाने वाला विभाग होता है। देखें कुछ फिगर है भारतीय व्यापार संस्थान का जो नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था। देश रत्न की उपाधि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। देश रत्न महात्मा गांधी ने कहा था। जबकि देख लेंगे कुछ राजेंद्र प्रसाद से संबंधित टर्म्स को, कंटेंट को। जन्म इनका हुआ था 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को सारण जिला में, बिहार के सारण जिला के जीरेदेई नामक गांव में हुआ था। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को जब संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, उस समय इन्हें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया। आगे है राष्ट्रपति। 1950 से 1962 ईस्वी तक सबसे लंबा कार्यकाल राष्ट्रपति का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ही रहा था। भारत रत्न से सम्मानित भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किया गया है। कब? 1962 ईस्वी में। और राजेंद्र प्रसाद के बारे में अगर आपको जानना है तो इनकी आत्मकथा लिखा हुआ है जिसका नाम है आत्मकथा। इन्होंने अपनी आत्मकथा के नाम से ही लिखा है। क्लियर। अगला कुछ टर्म है, जैसे इनके लेखक में आता है बापू के कदमों में बाबू। बाबू राजेंद्र प्रसाद, प्यार से इनको बाबू भी कहा जाता है राजेंद्र प्रसाद को। तो बापू के कदमों में बाबू पुस्तक के रचयिता कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सत्याग्रह एट चंपारण, गांधी जी की देन, ये किसकी लेखन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का लेखन होता है। आगे बिम्स्टेक। बिम्स्टेक की स्थापना कब की गई थी? 1997 ईस्वी में बिम्स्टेक की स्थापना किया गया था। इसमें सदस्य देश कुल मिला के 7 सदस्य देश वर्तमान समय में है। बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, इसके अलावा नेपाल एवं भूटान शामिल होता है। इकोनॉमिक कॉरपोरेशन होता है बिम्स्टेक का मतलब। क्लियर। अब इसकी स्थापना कब की गई थी पहले ही बता चुके हैं, 1997 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। बंगाल की खाड़ी के नजदीक सटे हुए देश जो हैं उनके बीच इकोनॉमिकल कमीशन की स्थापना किया गया था। क्लियर। देख लेते हैं बिम्स्टेक के बारे में और भी कुछ। बिम्स्टेक इसका पूरा रूप होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉरपोरेशन होता है। स्थापना 6 जून 1997 ईस्वी को हुआ था बिम्स्टेक की स्थापना। देखा जाए तो इसका मुख्यालय बांग्लादेश के ढाका में स्थित है। बिम्स्टेक का मुख्यालय। इसके सदस्य देश में याद रखते हैं बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड और नेपाल एवं भूटान होता है। 5 गो तो बिम्स्टेक से ही याद रखेंगे। बिम्स्टेक, पहला बांग्लादेश, दूसरा इंडिया, तीसरा म्यांमार, फिर श्रीलंका, थाईलैंड और इकोनॉमिक कॉरपोरेशन होता है। तो इन दोनों के स्थान पर नेपाल याद रखेंगे और भूटान याद रखेंगे। क्लियर। तो इतने सदस्य देश हैं बिम्स्टेक में। बिम्स्टेक के बारे में कुछ और विशेष जानकारी अगर लेना है तो इसका वर्तमान महासचिव भूटान के राजदूत तेंजिन लेकफेल हैं। वर्तमान महासचिव हैं इसके। वर्तमान महासचिव भूटान के राजदूत तेंजिन लेकफेल हैं। अगला इसका वर्तमान अध्यक्ष देश की अगर बात किया जाए, श्रीलंका बिम्स्टेक का वर्तमान अध्यक्ष देश है।
इसका 5वां शिखर सम्मेलन 30 मार्च 1922 ईस्वी को श्रीलंका के कोलंबो में संपन्न हुआ था, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। ये है बिम्स्टेक के सदस्य देश। इंडिया हो गया आपका, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, इसके अलावा थाईलैंड हो गया, इसके अलावा मलेशिया, इंडोनेशिया हो गया और श्रीलंका इसमें शामिल सदस्य हैं। आगे उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करता है? अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार का रीट जारी करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश लेख, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण लेख और अधिकार परीक्षा। ये 5 प्रकार का रीट जारी करता है उच्च न्यायालय के द्वारा। क्लियर? देख लेते हैं। अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार का रीट है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश लेख, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। 5 प्रकार का रीट है। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट। दरअसल सुप्रीम कोर्ट यहां नहीं होना चाहिए, यहां होना चाहिए उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। क्लियर? तो उच्च न्यायालय की संख्या वर्तमान समय में भारत में 25 उच्च न्यायालय है और इस उच्च न्यायालय की चर्चा भारतीय संविधान के भाग 6 में और अनुच्छेद 214 में किया गया है। सबसे नवीनतम हाईकोर्ट, इससे पहले 24 हाईकोर्ट था, लेकिन सबसे नवीनतम हाईकोर्ट जो है वह अमरावती हाईकोर्ट आंध्र प्रदेश में सबसे नवीनतम हाईकोर्ट है, जिससे भारत में उच्च न्यायालय की संख्या 24 से बढ़कर 25 हो गई और अमरावती हाईकोर्ट की स्थापना 1 जनवरी 2019 को किया गया था। गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो गायत्री मंत्र की चर्चा ऋग्वेद में किया गया था और यह सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है। इसकी रचना ऋग्वेद के 3रे मंडल के ज्ञाता विश्वामित्र के द्वारा किया गया था, क्योंकि ऋग्वेद गायत्री मंत्र की चर्चा ऋग्वेद के 3रे मंडल में ही किया गया है और 3रे मंडल के रचयिता विश्वामित्र को माना जाता है। ऋग्वेद की चर्चा किया गया जाए तो भारत में सबसे प्राचीन वेद जो है वह ऋग्वेद के रूप में जाना जाता है। इसके ज्ञाता को होत्री कहा जाता है या होत्रा कहा जाता है। पढ़ने वाले पुरोहित को होत्रा या होत्री के नाम से जाना जाता है। क्लियर? यह एक अपौरुषेय है, वेदों को अपौरुषेय कहा गया है, यानी पुरुषों के द्वारा इन वेदों की रचना नहीं किया गया है। क्लियर? ऋग्वेद में कुल 8 अष्टक, 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,462 ऋचाओं की चर्चा किया गया है। ऋग्वेद के 10 मंडल के ज्ञाता अलग अलग ऋषियों के द्वारा किया गया है, जैसे मधु, छंदा, दीर्घतमा और अंगिरा पहले मंडल के ज्ञाता, गृत्समद दूसरे, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रिमुनि, भारद्वाज, वशिष्ठ, कण्व ऋषि, पवमान, अंगिरा, क्षुद्र सुक्ति और महासुक्ति, ये सभी ऋग्वेद के भिन्न भिन्न मंडलों के ज्ञाता हैं। क्लियर? देख लेते हैं ऋग्वेद के बारे में कुछ जानकारी। 3रे मंडल, ऋग्वेद के 3रे मंडल से संबंधित है गायत्री मंत्र। आपसे पूछता है गायत्री मंत्र की चर्चा ऋग्वेद के कैवे मंडल में? तो 3रे मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा किया गया है। इसके रचनाकार विश्वामित्र है, क्योंकि 3रे मंडल के रचनाकार विश्वामित्र ही है, जिसका संबंध सूर्य के देवता सावित्री से है। सूर्य के देवता सावित्री से है। अगला पॉइंट है ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ही ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा गया। अगला पॉइंट है सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद होता है। पढ़ने वाले पुरोहित को होत्रा कहा जाता है। इसमें 8 अष्टक, 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं हैं। क्लियर? चिमटा किस श्रेणी के उत्तोलक में आता है? तो उत्तोलक एक प्रकार का मशीन होता है, यानी कार्यों को संपन्न करने के लिए, जल्दी से संपन्न करने के लिए मशीन का सहारा लिया जाता है। उसी मशीन को उत्तोलक कहा जाता है। इस उत्तोलक के 3 भाग होते हैं। एक होता है आलंब, दूसरा होता है आयास और तीसरा जो होता है वह होता है भार। क्लियर? अंग्रेजी में कहेंगे तो आलंब को क्या कहेंगे? फलक्रम। आयास को क्या कहेंगे? इफोर्ट। और भार को क्या कहेंगे? लोड। लोड कहेंगे। अगर बीच में आलंब आ गया
तो कहिएगा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। एक तरफ इफोर्ट रहेगा और दूसरा तरफ लोड रहेगा और बीच में फलक्रम यानी आलम्ब आ गया तो पहला श्रेणी का उत्तोलक। अगर बीच में भार आ गया तो दूसरा श्रेणी का उत्तोलक, और अगर बीच में आयास आ गया तो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक के रूप में शामिल किया जाता है। क्लियर। उत्तोलक लीवर जिसका अंग्रेजी होता है। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक क्या है, देखिए दिख रहा होगा आपको, फिगर में दिख रहा होगा। एक तरफ इफोर्ट है यानी आयास लगाया हुआ है, इसको कहेंगे आयास। दूसरा तरफ लोड है यानी भार है, और बीच में ये जो देख रहे हैं वो फलक्रम है यानी आलम्ब है। एक तरफ आयास यानी इफोर्ट लगाया जाएगा, बल लगाया जाएगा तो ये भार ऊपर जाएगा। किसके माध्यम से, बीच में जो फलक्रम लगा हुआ है उसके माध्यम से। ये प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, बीच में आलम्ब है तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। इसमें एग्जाम्पल में आ जाता है कैंची, इसका एग्जाम्पल कैंची। सीजर्स देख रहे हैं, बीच में आलम्ब लगा हुआ है जिसके माध्यम से एक तरफ इफोर्ट डाला जाता है और एक तरफ ये भार डाला जाता है। इधर भार होता है, कपड़ा वगैरह रखा हुआ होता है, और इधर इफोर्ट डाला जाता है। क्लियर। इधर बल लगाया जाता है, तो इधर ये कैंची से इसके माध्यम से बीच में जो पिन है उसके माध्यम से ये लीवर ऊपर नीचे होता है तथा यह आसानी से कपड़ा कट जाता है। तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कैंची, पिलास, सड़सी, कील उखाड़ने की मशीन, हैंड पंप। क्लियर। ये सभी प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होता है। हैंड पंप भी यहां दर्शाया गया, देख रहे हैं बीच में यहाँ पे कील लगा हुआ है और एक तरफ लोड है और एक तरफ इफोर्ट लगाया जाएगा। यहाँ पे इफोर्ट वर्क काम करने के लिए यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे काम करने के लिए भार लगाइएगा और इधर ये पानी का भार ऊपर आ जाएगा और इस नल के माध्यम से पानी नीचे गिर जाएगा। तृतीय प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। ये नेल कटर, नेल कटर के ठीक बीचों में देखते होंगे यहाँ पे फलक्रम लगा हुआ है और इधर से हम लोग इफोर्ट डालते हैं और इधर काम हमारा पूरा हो जाता है, नाखून कट जाता है। तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के बीच में जो आलम्ब रहेगा, एक तरफ आयास और दूसरे तरफ भार, उसको कहेंगे प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। एग्जाम्पल में कैंची, पिलास, संडासी, कील उखाड़ने की मशीन, हैंड पंप, नेल कटर। ये सभी जो पार्क में जाते हैं, झुलुआ झूलते हैं, जो नीचे बैठा हुआ रहता है लकड़ी पर, पटरे पर, और बीच में एक आलम्ब रहता है और उसके एक तरफ एक बच्चा और दूसरे तरफ एक बच्चा होके और झुलुआ झूलता है, वह भी प्रथम श्रेणी का उत्तोलक के अंतर्गत आता है। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक चलते हैं। तो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, बीच में अगर लोड आ जाएगा, लोड बीच में, और एक तरफ फलक्रम हो जाएगा और दूसरे तरफ इफोर्ट हो जाएगा, तो इसे कहेंगे द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। क्लियर। इसका एग्जाम्पल में कौन आ जाएगा, ये देख रहे होंगे आप, नींबू निचोड़ने का मशीन। दूसरा, एक पहिया वाला चक्का गाड़ी, जो कचरा ढोने वाला गाड़ी होता है, एक पहिया वाला, बीच में भार है, कचरा रखा हुआ है, और एक तरफ फलक्रम, जो चक्का फलक्रम है, और इधर से इफोर्ट एक इंसान के द्वारा दिया जा रहा है। क्लियर। और काम हो रहा है, इसे कहेंगे द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। तृतीय श्रेणी का उत्तोलक कौन आ जाता है, तो बीच में अगर आ जाएगा आयास यानी इफोर्ट, तो उसे कहेंगे तीसरे श्रेणी के उत्तोलक। क्लियर। इफोर्ट बीच में आ रहा है यानी काम करने के लिए आप बल कहाँ लगाएंगे, बीच में लगाएंगे, और एक तरफ आलम्ब होगा और दूसरा तरफ भार होगा। जैसे चिमटा, चुट्टा जिसको कहते हैं, रोटी पलटने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बीच में इफोर्ट डालते हैं, बीच को भाग को पकड़ के और दबाते हैं, तो इधर वाला भाग दबता है और यह लोड जो होता है इस पर लोड हो जाता है रोटी और पलटी मारता है, और ये जो है आपका आलम्ब है। तो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। किसान का हल, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है, तो स्वर्ण मंदिर स्थित है अमृतसर पंजाब में। स्वर्ण मंदिर। क्लियर। अमृतसर पंजाब में स्थित है। निर्माणकर्ता इसके कौन थे, गुरु अर्जुन देव, जो सिखों के 5वें गुरु हुए अर्जुन देव। कुछ देख लेते हैं, सिख धर्म की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, गुरु नानक देव जी के द्वारा किया गया था। गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना किया था। इसके अलावा आदि ग्रंथ की रचना गुरु अर्जुन देव ने, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव के द्वारा आदि ग्रंथ की रचना किया गया था।
1606 ईस्वी में जहांगीर ने अर्जुन देव को मरवा दिया था। 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी जहांगीर ने, क्यों? क्योंकि खुसरो की मदद किया था, इसके लिए अर्जुन देव को फांसी लगवा दिया था 1606 ईस्वी में। अकबर ने गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन, चौथे गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दान दिया था। अकबर ने गुरु रामदास जो चौथे गुरु थे सिखों के, उनको 500 बीघा जमीन दिया था। फोर्थ गुरु, चौथे गुरु थे सिखों के, जिनको 500 बीघा जमीन दान दिया था। और ये 500 बीघा जमीन में गुरु रामदास ने, एक्चुअली में गुरु रामदास की पत्नी बीबी भानी को यह जमीन प्रदान किया गया था। रामदास ने उस 500 बीघा जमीन पर अमृतसर नामक एक शहर बसाया तथा उस शहर के ठीक बीचों बीच एक जलाशय बनवाया था। और उस जलाशय के बीच में स्वर्ण मंदिर का निर्माण यह अर्जुन देव के द्वारा करवाया गया था। स्वर्ण मंदिर का निर्माण अर्जुन देव के द्वारा करवाया गया था। क्लियर? सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी थे। सिखों के कुल 10 गुरु हुए, जिसमें सबसे पहले गुरु नानक थे, दूसरे गुरु अंगद देव थे, तीसरे गुरु अमरदास थे, चौथे गुरु रामदास थे, 5वें गुरु अर्जुन देव थे, 6ठे गुरु हरगोविंद थे, हरराय थे, हरकिशन थे, और गुरु तेग बहादुर 9वें थे, और 10वें गुरु गोविंद सिंह जी थे। क्लियर? ये रहा स्वर्ण मंदिर। कितना खूबसूरत स्वर्ण मंदिर, ये अमृतसर में स्थित है। ठीक जलाशय के ठीक बीचों बीच में स्वर्ण मंदिर स्थित है, जो अमृतसर में स्थित है। इसका निर्माण 5वें गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। हालांकि इसके लिए जमीन दान दिया था अकबर ने, 500 बीघा जमीन, जिस पर अमृतसर शहर बसाया गुरु रामदास ने, और बीचों बीच एक जलाशय खुदवाया था गुरु रामदास ने। लेकिन मंदिर का निर्माण अर्जुन देव ने करवाया। क्लियर? नामधारी आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो नामधारी आंदोलन की शुरुआत बाबा राम सिंह के द्वारा किया गया था। नामधारी आंदोलन की शुरुआत, और बाबा राम सिंह को बालक सिंह के नाम से भी जाना जाता है। इस टर्म को याद रखेंगे। बाबा राम सिंह को, क्वेश्चन पूछेगा, किस आंदोलनकारी को बालक सिंह के नाम से जाना जाता है? बाबा राम सिंह को बालक सिंह के नाम से जाना जाता है। इन्होंने नामधारी आंदोलन की शुरुआत 1857 ईस्वी में किया था। यह नामधारी आंदोलन जो था वह कूका विद्रोह की तरह था, कूका आंदोलन की तरह था। इसका स्वरूप कैसा था? कूका आंदोलन की तरह। और स्थान कहाँ था जहां नामधारी आंदोलन की शुरुआत हुई? पंजाब में हुई थी। मुख्यालय वर्तमान समय में नामधारी आंदोलन की, हालांकि नामधारी का मतलब क्या होता है? नामधारी का अर्थ होता है कि जो सिखों के 10 गुरु हैं, ये उस चीज को नहीं मानता है। ये नामधारी आंदोलन के जो भी मानता है, नामधारी आंदोलन को मानने वाला पंजाबी होता है, पंजाब के सिख संप्रदाय के लोग होते हैं, वो केवल 10 गुरु तक ही नहीं मानता है, वो और आगे के सिख के गुरुओं को भी मानता है। उसे नामधारी आंदोलन के सिख संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। इस नामधारी आंदोलन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तख्त श्री मैनी साहब लुधियाना में इसका मुख्यालय है। और वर्तमान इसके नामधारी आंदोलन के गुरु, यानी वह गुरु परंपरा जो 10 गुरुओं का परंपरा रहा था, उससे आगे भी यह नामधारी आंदोलन चला है तथा आज तक भी गुरु परंपरा इस नामधारी आंदोलन में चलता आ रहा है। तो वर्तमान गुरु नामधारी आंदोलन का उदय सिंह है। देख सकते हैं उदय सिंह जी को वर्तमान गुरु हैं। तो ये था आज का हमारा T21 शॉर्ट क्वेश्चन, जो हम आपको स्लाइड के रूप में समझाने का कोशिश किए, बताने का कोशिश किए, ताकि आपको समझने में ज़्यादा सुविधा हो, ज़्यादा आराम महसूस हो, लिखना ज़्यादा ना पड़े और टाइम कम लगे इसके लिए। लेकिन वीडियो को आप स्किप करके नहीं, बल्कि एक एक क्वेश्चन को आप एक क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे। निश्चित तौर पर आपको आगे के एग्जाम और पढ़ रहे एग्जाम में आपको सफलता मिलेगा। तो चलिए इसी के साथ आज की सेवा को देते हैं विराम। फिर मिलेंगे अगले टेस्ट सीरीज में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने तैयारी को बरकरार रखिए, क्योंकि अभी आगे आने वाला समय में बहुत सारा एग्जाम आने वाला है, वैकेंसीज भी बहुत सारा आने वाला है। तो आप खुद को तैयार रखिए। चलिए, अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए।